अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। देखो, आपने थोड़ी देर पहले मुलाकात की थी मेरे साथ भी और तमाम टीचर्स के साथ भी। हम एक नया सेशन जो है उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नए सेशन जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं कि जिसमें आप लोगों को सिर्फ ई कैट नज़र नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ हमने मेंशन भी किया आप लोगों के लिए एनजीपी मींस के नर्स, जेकी एंड प्यास। ठीक है, ये तीन हम यूनिवर्सिटीज़ इवन के इसके अलावा भी जो एनटीएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर एनटीएस की बेस पर एडमिशन होता है, इन तमाम को हम कवर करेंगे जो आने वाला अपकमिंग सेशन है। देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आप ईकेट की बात करते हो तो ईकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन होता है और मैक्सिमम लेवल पर जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें पैसेज जाता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं जो आप लोग करते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं नर्स की बात करते हैं, जेके की बात कर लेते हैं, फास्ट की बात कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो एनटीएस की बेस पे देती हैं, इवन के इंक्लूडिंग पीयूसी आईटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट टेस्ट होता है उसके अलावा एडिशनल फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि वर्बल जो है सेक्शन होता है, एनालिटिकल रीजनिंग सेशन होता है। ठीक है, ये हम समहाउ कहते हैं कि भी हमारे पास ये सेशंस ऐड होते हैं। ठीक हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आपने कैसे करनी है उस हवाले से हम आप लोगों को आपके जो नया सेशन है, ठीक है, उसमें बताएंगे। अब बताऊं कि जैसे नस्ट है, ठीक है, उसमें भी अच्छा खासा पोर्शन है इन तमाम चीज़ों का, बेसिक मैथ्स का। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो इनमें बड़ा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन तमाम चीज़ों का। ठीक है, तो इसलिए हमने आपके लिए एक नया सेशन स्टार्ट किया है। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। सर, आप शुरू से सिलेबस पढ़ा दें, शुरू से सिलेबस पढ़ा देंगे, शुरू से भी सिलेबस पढ़ा देंगे। स्टडी कैरियर काउंसलिंग में आपने कमेंट नहीं देखे थे, और नो फैजान मैंने कमेंट किससे नहीं देखे थे यार? पता है क्या मसला था कि टाइम बहुत शॉर्ट था, कंप्लीट डिलीवर करना था। और मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ मैंने आप लोगों को प्रेजेंट की थी वो आप लोग मेरी प्रोफाइल पर जाकर जो डिराइव है, ठीक है, उससे भी आप लोग डाउनलोड करते हैं, वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन वहाँ पर अवेलेबल है। इवन के आज हमने जो है जो ओरिएंटेशन की है नए सेशन की, वो भी आप न्यू फोल्डर मैंने बनाया था वहाँ पर ईकेट प्लस एनजीपी, उसमें आप जाके ठीक है, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं आज के इवेंट के प्रेजेंटेशन को भी। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने लेक्चर को। और देखो, हमने लास्ट टाइम जो है किस तरीके से लेके चलने का इरादा किया था। हमने कहा था कि हम पहले ब्रीफ करेंगे अपना एक जो है जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसको ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद उससे रेलेवेंट जो है कुछ एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस के तौर पर जो है यहाँ पर करेंगे, और फिर आप लोगों का टेस्ट भी होगा। आज 15 हो चुकी है हमारे पास, इसके बाद ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज रह चुके हैं जिसमें कि हमने अपना कंप्लीट सिलेबस जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 लाजमी क्लोज करेंगे ताकि हम जो है देख सकें कि हमने किस तरीके से बाकी चीज़ों को टैकल करना है, किस तरीके से हम जो है बाकी चीज़ों को करेंगे। मैंने कल आप लोगों के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज की जो है एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी थी, पार्ट 2 चैप्टर 1 की। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए जो चैप्टर 1 की कंप्लीट नोट्स हैं वो भी अपलोड कर दी थी। सर, न्यू सेशन इसी अकाउंट पर होगा, आप इसी अकाउंट पर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फीस सबमिट करने के बाद आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है आप उसके उन पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि वो आपको ट्रांसफर कर दें, क्योंकि अभी आप लोगों को कोई ऑप्शन एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्लास चेंज का ना ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, एयर यूनिवर्सिटी कौन सा टेस्ट देती है तो वही एनटीएस बेस्ड उनका टेस्ट होता है, उसी के बेस पर, यानी हम समाव कहते हैं वही उनका समाव पैटर्न होता है टेस्ट का। ठीक है सर, न्यू सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज उनकी ओरिएंटेशन थी जो आपने आई थिंक में यहाँ से देखी भी होगी आप सबने। ठीक है, अच्छा, बातें नहीं करेंगे, अब हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने चैप्टर को। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक छोड़ा था, अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ऑनवर्ड हम मूव करेंगे और मैं 1 by 1 टॉपिक्स को ब्रीफ करूंगा, जैसे कि मैंने अपने नोट्स में भी आप लोगों को जो है बड़े शॉर्टकट फॉर्म के अंदर तमाम के तमाम पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, सो उसी के थ्रू जो है हम आगे चलेंगे, और वैसे ही जैसे हम पहले मतलब जैसे शॉर्टकट्स देख रहे थे उसी के थ्रू ही हम आगे जो है अपने इस बात को कैरी करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमने बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मे बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। ठीक है, व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसका नाम देते हैं। ठीक हो गया, यानी मैं आपसे कह रहा था कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी
कि जो हम क्या कहते हैं कि जो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब एक चीज आपने जरूर समझनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अगर हम इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन, लेट्स सपोज एक एटम है हमारे पास, ठीक है, इसमें अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं और इसको कन्वर्ट कर रहा हूं ए नेगेटिव फॉर्म के अंदर, सो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये होगा, हीट आपको मिलेगी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम इसी नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन करना चाहेंगे तो हम कहते हैं कि फिर ये क्या होगा, रिपल्शन की फोर्स अप्लाई होगी। क्यों रिपल्शन की फोर्स अप्लाई होगी, हम कहते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडो क्यों बन गया, इसलिए कि देखो जो पहला प्रोसेस था उसमें एक एटम न्यूट्रल एटम था, उसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है, विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, रिपल्शन की फोर्स इतनी खास नहीं है। लेकिन जब एक दफा आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, एज अ होल इस आयन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। सो इस रिपल्शन की फोर्स को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम कहते हैं कि हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक कहलाता है। सो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। व्हाई? बिकॉज हम ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ एक एटम के अंदर, तो वो एनायन है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे जो है एक हम कहते हैं समहाउ कि रिपल्शन की फोर्स अप्लाई होगी, इसको खत्म करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाएगा। ठीक हो गया। सो यूनिनेगेटिव फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बट व्हाइल वी मूव टुवर्ड्स द पॉली नेगेटिव आयंस, ठीक है, इट विल बिकम्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से हम ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड क्या हमारे पास, पहले तो हमें बताना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की पुल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये बात कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज है, फिर एटॉमिक साइज है, और इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, सो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं कि जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिसाइड करेंगे किसी भी एक एटम के लिए, और हम कहते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्टर्ब करेंगे, उसको वेरी कर सकते हैं। अब जहां तक ऑर्डर की हम कहते हैं समहाउ पैटर्न की बात है, अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड की बात है, हम कहते हैं अलोंग द ग्रुप हम कहते हैं कि ये डिक्रीज करता है। अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करने की रीजन क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कम एनर्जी निकलेगी जब हम पहला इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे। इस तरीके से अलोंग द ग्रुप अगर हम पीरियड की बात करते हैं, तो मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि हम जब अलोंग द पीरियड जाते हैं, मूव करते हैं, तो अलोंग द पीरियड मूव करते हुए हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। आपने इसमें से कुछ पूछना, आप जल्दी से मुझसे पूछेंगे ताकि हम जल्दी से इन प्रोडक्ट जो है प्रॉपर्टीज को एक दफा रिवाइज करें, फिर हम इनके एमसीक्यूज की तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, जल्दी से, आपने डिस्कशन नहीं करनी, आप लोग बहुत एक्सटेंसिव आपस में डिस्कशन कर रहे हो, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोगों को। सो जल्दी से बताएं। जहां तक मेरी बात है कि मेरे क्लास लेक्चर की टाइमिंग यहां और वहां पर जो है सेम है, मैं आपको बताऊं कि सेम नहीं है। मेरा जो लेक्चर स्टार्ट होगा न्यू ई-कैट के अंदर, वो 12:35 से ऑनवर्ड होगा। पहला लेक्चर वहां पर आप लोगों का जो है वो कुछ और है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उसको दोबारा से कंसल्ट कीजिएगा। मेरा लेक्चर आप लोगों मतलब जो न्यू सेशन है उसमें इस टाइमिंग से टोटली डिफरेंट है। टाइमिंग वहाँ 12:30 से मेरी ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। ठीक है, न्यू सेशन में क्या क्या होगा भाई, न्यू सेशन में क्या क्या होगा भाई, ये तमाम सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल, ठीक है, इनकी तमाम एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करेंगी। जल्दी से मुझसे क्वेश्चन पूछे तो बता दें, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारे पास है मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी एक मेटल की बात करते हैं तो वो एक ऐसी वो प्रॉपर्टी के जो हम कहते हैं कि कोई एक किसी एक मेटल को डिस्क्राइब करती है, जिसके थ्रू हम किसी एक मेटल को रिकग्नाइज करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि उसकी कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो या वो हम कहते हैं कि थर्मल हो, दोनों तरह की कंडक्टेंस जो है हम कहते हैं कि वो क्या होगा, वो जो है शो कर सकता है एक मेटल। ठीक है, रीजन क्या है, वाई जो है ये हम कहते हैं कि भाई सेशन ले सकते हैं, नहीं दोनों सेशंस नहीं ले सकते। उस्मान, मैंने आपको बताया था कि आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है इस पर कांटेक्ट करें, उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें। ठीक है, कि किस तरीके से होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बताया था मेटेलिक कैरेक्टर की। देखो मैंने बात आपसे कही मेटेलिक कैरेक्टर की, तो मैंने आपसे कहा इस बारे में कि
हम ये बात कहते हैं कि मेटल्स वो स्पीशीज होती हैं कि जिनमें जो एटम्स हैं दे आर इन लार्ज साइज, ठीक है, और लार्ज साइज होने की बुनियाद पर हम कहते हैं न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होती है, जिसकी बुनियाद पर जो एक एटम है, ठीक है, वो अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दे देता है, ठीक है, वो खो देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं वो सारा के सारा जो है क्या कहते हैं भी वो उसी जो है शीट के अंदर मूव करते रहते हैं एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन की सूरत में, वो ही कंडक्टेंस करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की भी, और थर्मल जो है कंडक्टेंस भी उन्हीं के थ्रू होती है, ठीक है। सो इट मींस के जितना ज्यादा आसानी से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के लूज कर सकेगा उतना ही वो मेटालिक कैरेक्टर और जो है मतलब शो करेगा, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कि इस चीज की भी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड द फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज सिंपली कॉल्ड एज मेटालिक कैरेक्टर, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी जहां तक रही बात, मैंने आपसे कहा भी कि इसमें जितना आसानी से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा उतना ही वो मोर मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। इट मींस के जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो फैक्टर्स जिनके ऊपर ये जो है डिपेंड कर रहा होता है वो है न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, ठीक है, एंड शील्डिंग इफेक्ट। इन 3-4 चीजों की है कि बेस पर हम कहते हैं कि किसी एक एटम की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हम डिस्क्राइब कर सकेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात आ गई है अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड की। जहां तक बात है तो हम कहते हैं ग्रुप के अलोंग ये इंक्रीज करता है और पीरियड के अलोंग ये डिक्रीज करता है। रीजन क्या हो सकती है? देखो, आप ये बात जानते हो, किसी भी ग्रुप की आप बात करते हो तो उसमें ग्रेजुअली तौर पे हर एक नया आने वाला एलिमेंट जो है उसमें एक एक्स्ट्रा शेल या ऑर्बिटल जो है वो होता है, ठीक है। यानी हम समहाउ कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है जो रिट्रैक्शन की फोर्स है वो कम होगी। इतनी आसानी होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकें? निकाल सकें, लूज कर सकें कोई एटम। इतना ही मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। पीरियड के लॉन्ग हम कहते हैं कि चूंकि पीरियड के लॉन्ग जो हम बात करते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो अट्रैक्शन की जो पुल है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पे वो और इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से हम कहते हैं बासानी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकता, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड, ठीक हो गया। सर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इसलिए तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है रिलेटिवली, क्यों? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं विद न्यूक्लियस, ठीक है। बिल्कुल आप न्यूज सेशन ज्वाइन कर सकते हैं वका, लेकिन आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उस नंबर पे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे, 2 दिन पहले फ्री होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, ब्रीफ कर लें और फिर हम आगे चले। मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाने, जल्दी गो थ्रू करवाता हूं मैं इनको, ठीक है। देखो, मैं अगर बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात है, तो मैंने आपसे कहा, देखो मैं आपको बताऊं, जब भी किसी सब्सटेंस की हम बात करेंगे उसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बाइंडिंग फोर्स जो कि उन मेटल्स के अंदर मौजूद केटायंस को आपस में बाउंड रखे हुए है। या किसी कंपाउंड की बात अगर हम कर लेते हैं तो कंपाउंड जो है उसमें मौजूद एटम्स, ठीक है, दोबारा से, यानी हम कहते हैं कि जी एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है, बाइंडनेस है, इस पे डिपेंड करता है कि जो है ना किसी एक सब्सटेंस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की भी, हम कहते हैं मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो हम कहते हैं कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे कोई एक सब्सटेंस जो है क्या कर दे, अपने आप को कन्वर्ट कर दे इनटू द गैसियस फॉर्म, वो बेसिक तौर पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप जानते भी हैं कि द टेम्परेचर एट विच द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। और वो टेम्परेचर जिसपे के सब्सटेंस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, पे डिपेंड करता है, मैंने अभी आपसे कहा भी कि इट ऑलवेज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द कैटायंस, ठीक है, बिटवीन द एटम्स और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग फोर्स की, और बाइंडिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही होती है। तो अगर आप देखें, अगर हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप, ठीक है, अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट ऑलवेज डिक्रीजेस फॉर फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, ठीक है। फर्स्ट डे और सेकंड डे के लिए ये डिक्रीज करता है, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम होना शुरू होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। लेकिन हम जब बात करते हैं 7th ए ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप जो है ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज करता है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो एटॉमिक साइज बढ़ेगा,
जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। सो 7th ए ग्रुप में इंक्रीज करेगा क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। फर्स्ट ए और सेकंड ए चूंकि है ही मेटल्स, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के अंदर, सो उनके लिए डिक्रीज ही करती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और जहां तक रही बात किस चीज की भी अलॉन्ग द पीरियड की बात रही, तो चूंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं जो अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं कि मिडिल तक हम कहते हैं कि ये एनर्जी जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और उसके बियॉन्ड आगे चलते हुए हम कहते हैं ये डिक्रीज करेगा, बिकॉज कार्बन तक हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल लिथियम की बात कर लेते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद हमारे पास आता है बेरिलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं। फिर हमारे पास आता है बोरॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमारे पास आता है कार्बन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमारे पास आता है नाइट्रोजन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमारे पास आता है भी ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आगे फ्लोरीन है, उसमें जो है 7 हो जाएंगे और जो हमारे पास नियॉन है उसमें जो है पूरे 8 हो जाएंगे। अब देखो अगर हम बात करते हैं इनका कंपैरिजन देखते हैं, तो ये जो क्या कहते हैं सब कार्बन है, यहां तक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज कर रही है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हम कहते हैं टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड इंक्रीज करता है। ये एक बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। बोरॉन आपने जानते हैं BF3 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो ये भी 3 बॉन्ड बनाता है एक ही वक्त में, और ये 4 बॉन्ड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हम कहते हैं कि जो है हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। हम कहते हैं यहां तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। आगे चलते हुए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो चुके हैं, हम कहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, बट अप टू द मिडिल ऑफ द पीरियड, ठीक है, एंड देन इट गोज टू डिक्रीजमेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन मुझसे पूछें शाबाश जल्दी से, अगर आपने कुछ पूछना हो तो। NGP मीन्स नस्ट, जीकी और प्यास, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, अगर हम बात करते हैं समहाउ थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और फिर हाइड्रेशन एनर्जी की तरफ मूव कर जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। सर कार्बन के बाद डिक्रीज क्यों होता है? देखो मैं आपको बताऊं कि रीजन यही है। देखो कार्बन तक हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए, इससे बियॉन्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। अगरचे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां 2 हो जाएंगे, फिर फ्लोरीन में 1 हो जाएगा और नियॉन में 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं ना कि भाई किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है उसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, तमाम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी नहीं रखते। सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिर्फ वो बॉन्ड बनाएंगे, बाकी तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाते। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि अनपेयर्ड है वो कम होंगे वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। जी अच्छी बात है ना, भी रिवीजन करनी चाहिए, शाबाश जबरदस्त भाई, रिपीट कर दी फैजान मैंने। सर आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया है कि और क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। सर ये सडन चेंज क्यों हुआ मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया कि जो है इस तरीके से हुआ कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। अनपेयर्ड का वर्ड यूज किया है मैंने, अनपेयर्ड, ठीक है। अच्छा अब अगर हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि चार्ज, ठीक है, विच एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच एन एलिमेंट, ठीक है, कुड कैरी किसी कंपाउंड के अंदर एक जो है एटम, यानी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट जो है उस पर जो चार्ज हो सकता है इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी भी CaOH होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वो +2 है। +2 क्यों है भाई? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं क्योंकि एज अ होल नेट चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर -2 होता है। और एलिमेंट्स की जहां तक बात है तो इसमें यहाँ पर हम कहते हैं -1 होता है क्योंकि ये 2 लिए हुए हमने। -2 ऑक्सीजन पर है, +1 इस पर है, ठीक है। सो हम कहते हैं किसी कंपाउंड के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उन पे जो चार्ज होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि किसी एक एटम की जो सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकेगा, इस पर मुनहसर करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या
स्टेट अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप क्या होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जहां तक है, ठीक है, ये हम कहते हैं कि चूंकि ग्रुप नंबर इंडिकेट कर रहा होता है, ग्रुप नंबर जो हमारे पास है ना, ठीक है, ग्रुप ये इंडिकेट करता है कि इस चीज को, इट ऑलवेज इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें ग्रुप नंबर से इंडिकेट हो जाते हैं और उसके थ्रू हम गेस कर सकते हैं कि हमारे पास जो है किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम की ही बात कर लेते हैं, तो लिथियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो समहाउ इसके पास कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास जो इसकी पिछला शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, डुप्लीटी कंप्लीट कर लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। विलियम की बात करते हैं, इसका ऑलरेडी जो 1s2 है कंप्लीट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1s को ही फिल करवाएगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। इस तरीके से बोरॉन की जहां तक बात है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई जो इनका यानी ग्रुप नंबर है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद को शो करेगा और उससे हमें गैस वर्क मिलता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या आ सकता है, पॉजिटिव आएगा या वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की जो एबिलिटी है किसी एटम की, इसकी बेस पर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर राइट करते हैं और जो रिलेटिव चार्ज है किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है समहाउ कह रहे होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जहां तक बात है, तो ये वही चीज है जो हमने भी पढ़ा था मेटेलिक कैरेक्टर, ये दोनों सेम चीजें होती हैं, रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इस चीज की भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि किसी एक कंपाउंड की वो सलाहियत की जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्ट्रिक करंट को या थर्मल को यानी हीट को क्या करता है, कंडक्ट करता है, इसको हम कहते हैं इट इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में जहां तक बात है, तो हम कहते हैं कि भाई ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि कितनी आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को ये एटम लूज करेगा, यानी जो उसके आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने लूजली बॉडीड है विद न्यूक्लियस, इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन की फोर्स है विद न्यूक्लियस वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। और चूंकि अलोंग द ग्रुप हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है, तो न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम होती है, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकेगा, तो अलोंग द ग्रुप हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी का सिंपली मतलब क्या होता है, जरा ये भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। Heat absorb, ठीक है, और evolve when 1 mole of gaseous ion dissolve in water, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, 7th A ग्रुप हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये किस तरह ग्रुप नंबर शो करेगा। देखो मैं आपको बताऊं अबू बकर, अगर आप इसकी बात करें तो जल्दी से इसको जो है पढ़ लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये देखो 7th A, इसमें आते हैं हेलोजेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्लोरीन की बात कर लेता हूं, 7th A ग्रुप नंबर है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी इसके आखिरी शेल में 7 होते हैं, ठीक है। अब कैसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंडिकेट होगा थ्रू द ग्रुप नंबर, वो इस तरीके से है कि देखो इसमें आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं, यानी इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि इसके पास 7 चूंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हम कहते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चले और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चला कि ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, और करेगा तो कितने करेगा, इससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर की इंडिकेशन मिलती है। जैसे कि आप ऑक्सीजन देख लो, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास 6th A ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आप 6th A ग्रुप की बात करते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है, 6 से हमें क्या पता चलता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो इट मींस कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके थ्रू ये मोस्ट ऑफ द टाइम -2 चार्ज कैरी कर रहा है करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम कहते हैं ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितने करेगा, लूज करेगा तो कितने करेगा, ठीक है। ये हमें अंदाजा इस तरीके से हो जाता है। अब मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा था, देखो मैं आपको बताऊं, जब भी हम किसी एक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि वाटर में कोई चीज डिसॉल्व किस तरह से होती है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना वाटर है क्या, इट इज अ पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो चूंकि ये पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसमें पॉजिटिव एंड्स भी हैं, ठीक है, और नेगेटिव एंड्स भी हैं, पॉजिटिव एंड भी और हमारे पास क्या है इसमें नेगेटिव एंड्स भी हैं, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसके ऑपोजिट जो एंड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सोल्यूट जो मौजूद होता है, ठीक है,
इसके ऑपोजिट एंड्स के साथ अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप कर लेता है। और आप ये बात जानते हैं, जब भी हम कहते हैं कि अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप हो बिटवीन द टू समहाउ सब्सटेंसेस, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अट्रैक्शन की फोर्स सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और सिस्टम जो है क्या करता है, एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको इवॉल्व करता है, फेंक देता है, बाहर निकालता है। तो हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी बेसिक तौर पे एक एक्सो टाइप ऑफ प्रोसेस है कि जिसमें एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है व्हेन द solvent particles create the attraction force with the solute particles। इसलिए वो यहां पे कह रहा है कि the heat evolve और absorb। ठीक है जी सर, एमसीक्यू करवा दें। बिल्कुल अब्दुल्ला, इसके बाद हम वही करेंगे। हम कहते हैं कि ट्रेंड क्या है हमारे पास, ग्रुप के लॉन्ग हमारे पास क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाते हुए कि डिक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। जब साइज ऑफ द एटम यानी कि कीटान या जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो हम कहते हैं कंपेटेबिलिटी विद द वाटर कम होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं अट्रैक्शन की फोर्स उतनी जो है डेवलप नहीं हो सकती बिटवीन द सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज करती है। एक और फैक्टर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है चार्ज टू साइज रेशो, इस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करती है भाई, चार्ज टू साइज रेशो पे जो है हम कहते हैं कि ये इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, देखो चार्ज टू साइज रेशो को हम इस तरह से लिख सकते हैं ई ओवर साइज। ठीक है, ये मैं शॉर्टली मेंशन कर सकता हूं आपके लिए। ठीक है, अब आप देखें चूंकि आप ग्रुप के लॉन्ग बात कर रहे होते हैं तो ग्रुप के लॉन्ग साइज बढ़ेगा, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अगर हम बात करते हैं कि इस चीज की भी अलोंग द पीरियड की बात करते हैं तो चूंकि साइज ने कम होना है तो ओवरऑल इसकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो बढ़ेगी, इसलिए हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड इट ऑलवेज इंक्रीजेज। गैसियस स्टेट में डिसॉल्व किस तरह होती है कोई सब्सटेंस, देखो मैं बताऊं वकार लाजमी नहीं है कि गैसियस स्टेट की हम बात करें। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा, जब भी कोई एक लेट्स सपोज हम सोडियम क्लोराइड की ही बात कर लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है ये जब इसके आयंस आपस में जुड़े होते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट ऑलवेज समहाउ कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द एनाइंस एन केटाइंस। ठीक है, केटाइन एनाइन में कन्वर्ट कर लेता है। आपने जो है चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था तो उसमें आपने हेसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, बॉन हाइबर साइकिल। उसमें हमने देखा था कि सोडियम और जो क्लोरीन है, ठीक है, इनमें जब आयनाइजेशन का अमल होता है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अमल होता है ये गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं, इसीलिए हम गैसियस फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इन्फिनिटी इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो, इसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सर नेट की खराबी की वजह से लेक्चर मिस हो गया आधा, कोई बात नहीं फहद, आप बाद में जो है इसको ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको सुन लेना। ठीक है भाई। अच्छा, अब जल्दी से मूव करेंगे आगे और नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, देखो मैंने आपको बताया इस हवाले से यानी जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी का प्रोसेस था, ठीक है, इसको मैंने जो है वो समहाउ बताया, आप लोगों को डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं नेक्स्ट डिस्कशन हमारे पास आएगी वो बेसिक तौर पे हमारे पास है हाइलाइट्स की, ऑक्साइड्स की। ठीक है, और फिर लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा जो कि है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम मूव करेंगे आगे। अच्छा जी, हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन का में वर्ड गैसियस यूज हुआ है, बट NaCl को तो हम सॉलिड फॉर्म में वाटर के अंदर ऐड करते हैं। तो वकार मैंने आपको अभी शायद थोड़ा सा ब्रीफ किया, आपने NaCl फॉर्मेशन की बात की थी और NaCl की फॉर्मेशन पड़ी हुई है इन हेसेस लॉ और भी बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल के अंदर। ठीक है, आपने वो जब कंप्लीट डायग्राम कंस्ट्रक्ट की थी उसमें आपने देखा था, देखो आप जब आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हो कि आप गैसियस एलिमेंट की बात नहीं करते, जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन के एडिशन की बात करते हो, क्या उस वक्त आप गैसियस की बात नहीं करते? बिल्कुल, जब भी हम सोडियम क्लोराइड या किसी तरह का भी जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है इसको बना रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे पास केटाइन एनाइंस होते हैं वो हमेशा गैसियस फॉर्म के अंदर ही होते हैं, वो मिलके आपस में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर डेवलप करके अपने आप को सॉलिडिफाई करते हैं। तो अगर आप वही सोडियम क्लोराइड आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या वो फौरन से आयनाइज नहीं हो जाएगा, वो फौरन से अपने आप को Na+Cl नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर लेगा, वो हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर आप उस जो है डायग्राम को देखो ना, जो हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है उसकी डायग्राम को देखो तो उसमें Na+ आयन भी गैसियस फॉर्म में दिया होगा उसने, इवन Cl नेगेटिव आयन भी गैसियस फॉर्म में दिया होगा उसने। ठीक है ना, तो जब ये आयनाइज हो जाते हैं और आयन जब में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर ये करते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप करते हैं, उस फॉर्म के अंदर हम उसको कंसीडर ही गैसियस फॉर्म में कर रहे होते हैं। ठीक है, अब समझ आइए आप लोगों को।
बताना है सर हाइड्रेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं भी। देखो हाइड्रेशन एनर्जी की जहां तक बात है उसको किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, आप सिर्फ और सिर्फ इंथैल्पी चेंज से मेजर कर सकते हैं। आपने जो है जो इंथैल्पी जो चेंज है ठीक है उसके लिए बॉन्ड है जो है पढ़ा था, बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ा था, ग्लास कैलोरीमीटर पढ़ा था, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी, और जो है कोई बात नहीं है ठीक है इसके अंदर। अच्छा जी, सो मैं आप लोगों से कहता था नेक्स्ट हम हेलाइड्स की बात करेंगे, जल्दी से इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर जो है मूव करते हुए हम चलेंगे टुवर्ड्स द प्रैक्टिस एमसीक्यूज ठीक है। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट दे आर कॉल्ड एज सिंपली हेलाइड्स, और तीन तरह के होते हैं, आयनिक होता है, पॉलीमेरिक होता है, कोवेलेंट होता है ठीक है। अब यहाँ पर जहां तक बात है इन दो क्योंकि तीन डिफरेंट आपके हेलाइड्स हैं तो इनमें डिफरेंस आएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ पे की बेस पे, एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी बेस पे ठीक है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर की बेस पे, और बेसिक जो यूनिट हमारे पास और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एग्जांपल, ये तमाम हमारे पास डिफरेंस क्रिएट करेंगे बिटवीन द आयनिक, कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक। मैंने आप लोगों के लिए जो है एक जो नोट्स आपके लिए अपलोड किए हुए उसमें कंप्लीट एक टेबल बना हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो है कंप्लीट इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट किया था। सर जी एलिमेंट ग्रुप 3 से हो और दूसरा 5,2A यानी 5,2A क्या है भाई से हो तो फार्मूला कंपाउंड क्या होगा, वेरिएबल उसके ए बी होंगे। समझ नहीं आई भी आपने क्या लिखा कतन, मुझे समझ नहीं है उस्मान, आप थोड़ा सा और जनाब अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिखें ताकि मुझे आपकी स्टेटमेंट समझ आ जाए, फिर हम उसको कर लेंगे ठीक है। अच्छा हेलाइड्स की जहां तक बात है उसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास आयनिक होते हैं क्योंकि होते हैं उसमें आयंस हैं, और आप जानते हैं कि आयंस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है, कंप्लीट आयंस होते हैं, और कोवेलेंट और जो हमारे पास पॉलीमेरिक होते हैं ठीक है, ये जिसको पे लेस स्ट्रेंथ रखते हैं, लेस हम कहते हैं कि भी हमारे पास इनके अंदर जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीकर होती है, कोवेलेंट होती है, या पार्टली हम कहते हैं पार्शली तौर पे हम कहते हैं कि वो आयनिक होते हैं इन केस ऑफ पॉलीमेरिक ठीक है जी। एलिमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप के हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होंगे, जो आपके पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में शामिल करते हैं, ये जो है आप मैसेंजर पर सेंड कर दें। और इवन मुझे याद आया एक आप में से आई थिंक किसी स्टूडेंट ने मुझे एक और एमसीक्यू भी सेंड किया हुआ था, मैंने कल वो स्टेटमेंट लिख ली थी लेकिन फिर मैं उसको नहीं रिस्पॉन्स कर सका, तो मैं आज उसका भी आंसर कर दूंगा ठीक है ना। मुझे अभी याद आया कि एक एमसीक्यू मुझे एक और स्टूडेंट ने भी सेंड किया हुआ था कि वो सर बता दें, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट मेंशन कर ली थी अपने पास, लेकिन फिर मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, तो मैं आज जरूर दे दूंगा उसको ठीक है। आप मुझे मैसेंजर पे उसका आंसर सेंड कर देना। अच्छा मैंने आपसे कहा कि जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो हमेशा आयनिक बनाते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास आ जाते हैं वो कोवेलेंट या पॉलीमेरिक टाइप ऑफ जो है हेलाइड बनाएंगे। यानी मैं सिंपली अगर आपसे कहूं कि ट्रेंड क्या होगा इनसाइड द पीरियोडिक टेबल, तो हम कहते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे वाले आयनिक बनाएंगे, मिडिल वाले पॉलीमेरिक बनाएंगे, और लास्ट वाले जो हमारे पास होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट टाइप ऑफ हेलाइड्स ठीक है जी। बाकी लेटेस्ट एनर्जी की लेटेस्ट स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो 3 डायमेंशनल होती है फॉर आयनिक, बाकी के अंदर हमारे पास लेयर और चेन टाइप की होती है। सर हेलाइड से ऑनवर्ड आगे स्लाइड्स नहीं है मुरीब, मैंने कल आप लोगों के लिए जो है दोबारा से अपलोड किया हुआ है, आपने शायद मेरी जो है वो नहीं देखी होगी, मेरी पोस्ट नहीं देखी होगी, आप मेरी प्रोफाइल पर जाएं, वो पोस्ट मैंने की हुई है, आप डिराइव में जाएंगे तो अब आपको जो मिलेगा ना चैप्टर 1 का विद नेम पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, उसमें आपको कंप्लीट स्लाइड्स मिल जाएंगी टिल द लास्ट टॉपिक विच इज क्या कहते हैं somehow पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, यहां तक आपको मिल जाएंगी ठीक है भी। अच्छा अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, हाँ बिल्कुल कैंपस ऐप मैंने कल डाल दी थी ठीक है जी। अच्छा एक चीज आपने जो है याद रखनी है, देखो लेट्स सपोज हम कहते हैं एक ही मेटल जो है वो मोर देन 1 हेलाइड बनाता है ठीक है, एक ही मेटल है जो मोर देन 1 टाइप ऑफ हेलाइड बनाता है, जैसे कि हम कहते हैं PbCl2 है और इसके साथ साथ PbCl4 है। अब इसमें देख लें कि डिफरेंस क्या है, इसमें जो हम मेटल यूज कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, ये -2 है और ये +2 है, इस तरीके से ये +4 है, ये -1 × 4 होता है, ये भी -2 होता है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, और हम कहते हैं कि जो कंपाउंड जो हेलाइड जिसमें कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा होता है, छोटा होता है ठीक है, इस तरह के जो हमारे पास हेलाइड्स होते हैं दे ऑलवेज शो आयनिक कैरेक्टर ठीक है, वो आयनिक कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं, और जिनके अंदर हमारे पास जिस तरह हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आयनिक से वो कोवेलेंट की तरफ को शिफ्ट होना
शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने डिक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर की जो है आपकी स्लाइड्स के ऊपर वो एक ऑर्डर भी दिया हुआ था कि फ्लोराइड जो हैं, ठीक है, इनका आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर होता है, ठीक है। फिर क्लोराइड का रीजन क्या है कि इनके फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके निस्बत हम कहते हैं कि लेस होती है क्लोरीन में, उसके निस्बत ब्रोमीन में कम होती है, और सबसे लीस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के अंदर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। जी जल्दी से हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं, फिर ऑक्साइड्स की बात करेंगे। हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट, दे आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स, ठीक है। और जहां तक हाइड्राइड्स की बात है, ये भी तीन तरह के होते हैं, आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं और इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। अब ये भी उसी तरीके से ट्रेंड चलता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो तो उसमें लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट वाले आयनिक होंगे, मिडिल वाले हमारे पास जो है वो क्या होंगे, पॉलीमेरिक होंगे, और लास्ट वाले हमारे पास यही जो है हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होंगे, कोवेलेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स होंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नॉन मेटल्स, ठीक है, वो कंपेरेबल होती है विद हाइड्रोजन, तो इसलिए वो कोवेलेंट टाइप के ही बनाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, एलिमेंट इन्वॉल्व, स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट, मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मैंने कंपैरिजन टेबल आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आपने नोट्स के थ्रू उसको देख भी लिया होगा, ठीक है। जल्दी से थोड़ा सा मैं इंट्रो देता हूँ ऑक्साइड्स का, और फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे, बाकी आपने रीड आउट करना है, ठीक है जी, आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, ठीक है, दे आर सिंपली कॉल्ड एज ऑक्साइड्स, ठीक है। और ये भी जो है डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासीफाई हो सकते हैं, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, इसकी बेस पर हम कहते हैं कि ऑक्साइड्स जो हैं वो क्लासीफाई हो सकते हैं। इसके अलावा हम इनको आयनिक और कोवेलेंट टाइप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड्स बनते हैं, नॉन मेटल जितने भी बनाते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक बनाते हैं, और जो हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं जिनको हम कहते हैं रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले, वो एम्फोटेरिक की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे बेरिलियम है, एग्जांपल भी मेंशन की हुई आप लोगों के लिए, ठीक है। सो जो है ये अच्छा एसिडिक कैरेक्टर की शो करता है कोई ऑक्साइड, इसलिए कि हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। बेसिक कैरेक्टर को क्यों शो करेगा कि हम इसको जब डिसॉल्व करते हैं इनसाइड वाटर तो ये बेस फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एसिड या बेस की फॉर्मेशन होती है थ्रू दीज ऑक्साइड्स, ठीक है, इसलिए हम इनको एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, इनका नाम दे रहे होते हैं। और एक टेबल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है जिसमें कि कंप्लीट कंपाउंड्स हैं, उनके आप देख रहे होंगे कि उनकी जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई कि स्ट्रांगली बेस है या स्ट्रांगली एसिड है, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं टुवर्ड्स द एमसीक्यूज, ठीक है। और एमसीक्यूज का आपने क्या करना है, सिंपली आंसर मुझे प्रोवाइड करना है। जल्दी से एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। जी अच्छा, अब इसमें पहला जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूं, ये बेसिक तौर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज के मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। और वो आप लोग देख भी लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को मिल भी चुके हैं, बड़े इजी हैं, कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जो है हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज जो है, ठीक है, एंड एक्टिनाइड्स, lanthanide and actinides belong to which group? ठीक है, ए हमारे पास ऑप्शन है इसका 1A, बी ऑप्शन हमारे पास है सेकंड बी, सी ऑप्शन हमारे पास है थर्ड बी, डी ऑप्शन हमारे पास है इसके लिए नन। तो आप मुझे बताएं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो हैं दे बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ठीक है, आपने ये बताना है। मैं आपको बताऊं कि जहां तक लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स की बात है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में शुमार होते हैं। हमने इनको जो है ग्रुप से निकालकर बॉटम में जो है दो पीरियड्स की फॉर्म के अंदर, दो सीरीज की फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, जिनको एज अ होल हम जो है एफ ब्लॉक का नाम दे रहे होते हैं। तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन आपके नजर में क्या बन सकता है। आपने अगर देखा हुआ हो वो फाइल जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की थी प्रैक्टिस एमसीक्यूज की, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि किस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। जल्दी से बताएं।
नन और उसके बाद बी सी, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है? जल्दी से बताना है आपने। देखो मैं आपको बताऊं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो बेसिक तौर पे सी है। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देख लें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो थर्ड बी ग्रुप हमारे पास होगा उसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के हवाले से उसने कंप्लीट मेंशन किया हुआ है कि यहाँ से ऑनवर्ड लेंथेनाइट्स और इससे ही ऑनवर्ड एक्टिनाइट शुरू होंगे। ठीक है, एक दफा आपने बताया था, बिल्कुल बताया भी था मैंने इसको। ठीक है, तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स जो हैं वो बेसिक तौर पे ग्रुप नंबर थर्ड बी से स्टार्ट होते हैं, यानी थर्ड बी से बिलोंग करते हैं, जिनको हमने नीचे एक स्ट्रीम जो है बॉटम के ऊपर दो सीरीज की फॉर्म के अंदर राइट किया हुआ है। ठीक है, ये हम कहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोर एसिडिक? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोर एसिडिक? मोर एसिडिक। ठीक है, अब इसकी ऑप्शन दे लेते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है भाई? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है Na2O। बी ऑप्शन हमारे पास इसके लिए क्या होगा? वो है Al2O3। सी ऑप्शन हमारे लिए इसके अंदर क्या होगी भाई? थर्ड ऑप्शन हमारे लिए है P4O10। और डी ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या होगा जी? Cl2O7। जल्दी से बताएं इसका आंसर, कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो सकता है पॉसिबल, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, व्हाई और रीजन भी हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूं। जल्दी से आपने इसका आंसर देना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म पॉलीमेरिक? पॉलीमेरिक हेलाइड्स। इसमें भी ऑप्शन देता हूं ताकि आप लोग जब यहां से फ्री हों तो आप लोग वो आंसर दे सकें। जी, आप लोगों ने आंसर दिया है इसका। अच्छा, आपने फिर बताना भी ना रीजन क्या हो सकती है। देखो, हम जब बात करते हैं ना ऑक्साइड्स की, और ऑक्साइड्स की नेचर की जहां तक हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन। अभी एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, फिर आप लोग बाद में कहते फिरते हैं कि सर वापस जो है अनब्लॉक कर दें तो मसला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है आप लोगों ने एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना। एक दफा ऑप्शन बता दिया, दैट्स मोर देन इनफ, मुझे मिल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी ऑक्साइड्स के जो एसिडिक नेचर है, ये हम कहते हैं कि इट ऑलवेज इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, अब देखो सोडियम क्या है? इट इज अ मेटल, और मेटल की जहां तक बात है ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता ही नहीं है, बेसिक कैरेक्टर है इसका। ठीक है, तो ये तो एसिडिक कैरेक्टर से निकल गया। ठीक है, एल्यूमिनियम की जहां तक बात है ये भी एक मेटल है, इसकी भी बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक हो गया। पोटाशियम की जहां तक बात है, सॉरी फास्फोरस की जहां तक बात है, तो एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है नॉन मेटल में ही ये शुमार बेसिक तौर पे हो रहा होता है समहाउ। ठीक है, समहाउ एसिडिक है लेकिन इट्स नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्लोरीन जो है ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग हम कहते हैं एसिड होगा। क्यों? मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप ग्रुप की बात करते हो तो अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड हम कहते हैं कि जब हम मूव करते हैं, सो इट ऑलवेज समहाउ एसिडिटी, यानी एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड ऑलवेज इंक्रीज। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो क्या करती है? वो इंक्रीज करती है। ये लेस एसिडिक है, इट इज मोर एसिडिक। ठीक हो गया। सो राइट ऑप्शन आपके पास इसमें क्या बनता था? डी ऑप्शन इसका जो है राइट ऑप्शन था। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपसे कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द पॉलीमेरिक, ठीक है, विल फॉर्म द पॉलीमेरिक हेलाइड। ठीक है जी, तो हम जल्दी से इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा जो है इसका ऑप्शन राइट बनेगा।
फर्स्ट हमारे पास है Na और Ba, सोडियम और बेरियम। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसके अंदर, कार्बन और सिलिकॉन। और सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या बनता है जी, कॉपर और सिल्वर। तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा कि जो हम कहते हैं पॉलीमेरिक है। ठीक है जी, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन बता दें जल्दी से, शाबाश। यानी जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है इसका आंसर बताएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल शो द पॉलीमेरिक हैलाइड्स, ठीक है, विल फॉर्म द पॉलीमेरिक हैलाइड्स। जल्दी से बता दें आपने। यहाँ पर भी आपने देखा था कि जो पॉलीमेरिक हैलाइड्स होते हैं ये वो होते हैं कि जिनमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हम लेके चलते हैं जिससे हमने हैलाइड फॉर्मेशन करनी होती है, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यानी कि हम कहते हैं सेंटर ऑफ द प्रेडिक्टेबल के अंदर पाए जाते हैं, सेंटर ऑफ द प्रेडिक्टेबल, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, नॉट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक हो गया, जल्दी से बताएं आप लोग इसका आंसर। सही हो गया। तो इट मीन्स कि ये सी आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और यही इसका जो है राइट ऑप्शन है, यही इसका जो है राइट हम कहते हैं कि ऑप्शन होगा सी। क्यों है भाई, इसलिए कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है एट द सेंटर ऑफ द प्रेडिक्टेबल राइट मतलब अवेलेबल होता है, ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसीडर होता है, मेटल्स भी हैं, तो इट ऑलवेज फॉर्म द पॉलीमेरिक टाइप ऑफ हैलाइड्स। ठीक है जी, ये पॉलीमेरिक टाइप ऑफ हैलाइड्स जो है इसकी फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, अब जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसकी ऑप्शंस देख लें जल्दी से। ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, इट्स सोडियम। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सोडियम है। दूसरी हमारे पास है मैग्नीशियम, हमारे पास आ जाती है इसमें कार्बन, और फोर्थ वन हमारे पास है बोरॉन। अब बताएं कि इसमें राइट ऑप्शन आपको क्या लगती है कि ठीक होगी। बड़ा सिंपल है ये तो बहुत ही आसान सा है। जी काशान, क्वेश्चन बताएं क्या कह रहे हैं। अल्लाह हाफिज केमिस्ट्री, अल्लाह हाफिज का ऊपर से जा रही है। भाई ये तो बहुत आसान सी चीज़ें यार, इसमें क्या मुश्किल चीज़ होगी। आप मुझसे क्वेश्चन तो करें ना कि क्या करना चाहते हैं आप, जल्दी से बताने आपने काशान। ठीक है, इसको रेस करता हूँ, जब तक आप उसका आंसर देंगे हम इस तरफ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें आता है बिल्कुल कार्बन। देखो मैंने आपको बताया था कि द मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट एंड द somehow binding energy it always depends upon the number of unpaired electron। तो चूंकि हम कहते हैं कि जी ये मिडिल में है कार्बन, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकेगा। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा तो हम कहते हैं कि इसका जो इसकी जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे, और स्ट्रांग जो है कंपाउंड्स होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अच्छा खासा होगा। अब जल्दी से इस पर ध्यान आपने देना है। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली।
जी, बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है, ये है एटम में फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। और लास्ट वन हमारे पास जो डी ऑप्शन है, ये है नन ऑफ दीज। तो आप जल्दी से बताएं कि इसमें सही ऑप्शन क्या बन सकता है, राइट। देखो, जितना कोई एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज़्यादा रखेगा, जितनी ज़्यादा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी किसी के एलिमेंट की, ठीक है, वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो गेन करेगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बी बनता है। बी क्यों है कि जितनी ज़्यादा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी किसी एक एटम की, उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेगा और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी कर सकेगा। सो इट्स राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। ये तमाम प्रैक्टिस एमसीक्यूज मेरी एक्सरसाइज जो डिराइव है, ठीक है, इस पे पड़ी हुई है, आप सिंपली जो है वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का टेस्ट आज का लॉन्च कर दूं, कि ताकि हम जो है आज का टेस्ट भी कर लें और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इस पर टेस्ट देंगे। और ये टेस्ट जो है 10 MCQs पर मुश्तमिल, बहुत ही आसान MCQs हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ये टेस्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर जब आप वापस आएंगे तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे इसको। और मैं आपको बताऊं कि हमारा चैप्टर 1 क्लोज हो चुका है, हम कल चैप्टर नंबर 2 के मतलब डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, वो यानी जो नोट्स हैं, ठीक है, वो अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को नोटिफाई भी कर दूंगा थ्रू पोस्ट, ठीक है। आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उसको पढ़ना अच्छे तरीके से, क्योंकि कल हम उसी से मुतालिक डिस्कशन करेंगे अपने लेक्चर के दौरान। देखो, मैं चूंकि हमने डिसाइड यूनानिमसली किया था कि हम जो है डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को जो कि हमने ऑलरेडी मतलब अपलोड किए होंगे। नहीं, जैसे मैंने आप लोगों के लिए कल रात ही जो है जो चैप्टर 1 था, ठीक है, उसके नोट्स अपलोड कर दिए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों ने जो है उसको रीड आउट किया होगा, ठीक है, खुद से पढ़ा होगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने उसको गो थ्रू करवाया ताकि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी चूंकि खुद से ये डिसाइड करवाया कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एमसीक्यूज डिस्कस आप लोगों को करवाए जाएं ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, तो ये आपने अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप लोग इसको थोड़ा बहुत खुद से रीड आउट करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में गाइड करूंगा। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आपने रिस्पॉन्सिबल खुद से होना है और आप इसको पढ़ेंगे। जहाँ प्रॉब्लम आती है वो हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। हमने वही तमाम के तमाम टॉपिक्स के जो मैंने आप लोगों को अपलोड आप लोगों के लिए किए होते हैं वो ही मैं आप लोगों को समझा भी रहा होता हूँ, थोड़ा बहुत उससे मतलब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, ठीक है। टेस्ट नहीं स्टार्ट हुआ तो देखो, जहाँ पर आपको लगे कि टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, आपको पता है कि आपने पेज को रिफ्रेश करना होता है और वीडियो के एग्जैक्टली नीचे आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, वो आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को टेस्ट विजिबल हो जाएगा, आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और इन्हीं के ही तहत हम जो है पहले भी टेस्ट करते हैं। तो आप लोगों को जिनको प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट के अंदर, वो सिंपल करेंगे ये कि वो जो है पेज को रिफ़्रेश करेंगे और पेज को रिफ्रेश करने के बाद आ जाएगा उनका टेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट जो हैं वो समहाउ ठीक है, मतलब नॉर्मल से हैं लग रहा है,
कुछ के अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, और कुछ नॉवल भी हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये बात कही थी, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि भी आप लोगों ने करना क्या होता है कि भी जैसे आपने खुद ये डिसाइड किया था कि हम ड्यूरिंग द लेक्चर मैक्सिमम एमसीक्यूज को डिस्कस करें, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो स्लाइड नोट्स हैं, ठीक है, वो अपलोड किए हुए थे। आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होंगे, आज भी मैं चैप्टर 2 के स्लाइड नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगा, उसे रीड आउट करेंगे बिफोर द लेक्चर। हम भी करेंगे, देखा आपने देखा भी होगा कि जितने भी टॉपिक्स थे मैंने उनको पहले समराइज किया था, फिर मैं एमसीक्यूज की तरफ मूव किया, ठीक है। सो कल हम इंशाल्लाह जो है चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 2 से ही ऑनवर्ड चलेंगे। अब जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के आ रहे हैं, क्वेश्चंस के आ रहे हैं, किससे रिलेटेड भी जब क्वेश्चंस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दें और 7 भी बता दें, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है वो ओवर होने वाला है। जल्दी से आप लोगों का जो टेस्ट है, ठीक है, वो देख लेते हैं। 2, 4 and 7, ठीक है। अब अच्छा, चैप्टर 2 के नोट्स प्लीज अपलोड कर दें मुझे, मैं जरूर अपलोड कर दूंगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। 4 तो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल कोइनेज मेटल, तो ये हमने कल भी किया था इवन की, तो बहुत सिंपल सा था ना, ठीक है। ये हमने कल प्रैक्टिस एमसीक्यूज के अंदर भी इसको सॉल्व किया था। विच ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, एनर्जी इज करेक्ट। सो मैग्नीशियम के लिए मैंने कहा मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन A1, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है मैग्नीशियम की ज्यादा होती है। देखो मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम है फर्स्ट ए, उसके बाद आता है सेकंड ए, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होगा, इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इसलिए हम कहते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि मैग्नीशियम इसमें है, इसलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए, ठीक है। मैग्नीशियम चूंकि पहला है ना, ठीक है, सेकंड ग्रुप के अंदर है ना, ठीक है, तो सेकंड ग्रुप जो हमारे पास है, ठीक है जी, इसका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, इसलिए हम कहते हैं कि जी मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो इसमें जो ग्रुप नंबर 8 है, ठीक है, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे होते रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप नंबर 18, सॉरी नॉट 18, ठीक है, जिसको हम 8A भी लिख रहे होते हैं, वो हम कहते नहीं होती। सर इज ग्रेटर देन पी, अच्छा ग्रेटर देन पी, आप कौन सा कह रहे हैं बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? SI कह रहे हैं आप, अच्छा SI इज ग्रेटर देन पी, अच्छा SI इज ग्रेटर देन पी की आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये हमारे पास जो है एल्यूमिनियम लग है हमें, तो कौन सा वाला आप कह रहे हैं? एल्यूमिनियम वाला कह रहे हैं, वो A1 है, नहीं ये AL नहीं है, ये A1 है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, A1, ठीक है, इट इज नॉट AL, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की जहां तक बात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, विद ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ जो है ये इनमें से कौन सा है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा? तो वो जो है हमारे पास क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस जो हैं दे विल फॉर्म द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है जी। SI इज लेस देन P आप कह रही हैं, भाई ये लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। SI इज ग्रेटर देन P लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का B ऑप्शन है, ठीक है आयशा, ये B ऑप्शन है, SI इज ग्रेटर देन P, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इसको आई थिंक मेरे ख्याल से जो है कुछ और ले लिया। A1 कौन सा एलिमेंट? A1 एलिमेंट नहीं है, ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। हम कहते हैं मैग्नीशियम का की जो हम कहते हैं समहाउ जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, इट ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, नहीं कंपैरेटिवली हम बात करते हैं तो उसमें हम कह रहे होते हैं, ठीक है। ग्राफ देखो फाद, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा ना आप लोगों को, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आप लोगों ने कोई भी बात करनी हो, कोई कंफ्यूजन मुझ तक पहुंचानी हो, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो, तो आप मेरे किसी भी पोस्ट पर जाके कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि मैं कमेंट कहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। सो आप मुझसे वहां पर क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, चैप्टर 2 के नोट्स में अपलोड कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है हम कल डिस्कस करेंगे इसको लेटर ऑन, कल चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, उनके प्रैक्टिस नोट और आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देख लेने हैं, ठीक है। आयशा कह रही है तो सर ग्राफ देखें, भाई ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ग्राफ देख के फिर उसके बाद हम देख लेंगे। अच्छा अब आयशा इसको हम आप इस तरह कीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन आ रही है उसको मेरी पोस्ट पर कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया? अच्छा क्लियर सर, क्लियर कर दें। अच्छा आप मेरी ना पोस्ट पे कमेंट कर दें, मैं आपको वहां क्लियर कर दूंगा कि टाइम हमारे पास कम है, MD की क्लास स्टार्ट करनी, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।